नमस्कार। आज हमने बात करते हैं चैप्टर नंबर 32 का पार्ट सेकंड, जिसको हमने पिछले वीडियो में कुछ बातों पर चर्चा की थी। निषेचन के बारे में आपने पढ़ चुके हैं। अब हमने निषेचन की क्रिया कौन कौन सी स्टेप में कंप्लीट होती हैं, फर्टिलाइजेशन स्टेप्स इन निषेचन के पद, ये प्रक्रिया कौन कौन सी स्टेप में कौन कौन से चरणों में संपन्न होती है। तो निषेचन के बारे में आपने बताया नर और मादा युग्मों और संलयन क्या कहलाता है, निषेचन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये क्रिया 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। नंबर 1, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। नंबर 2, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। नंबर 3, कॉर्टिकल रिएक्शन, वल्कुटी अभिक्रिया। नंबर 4, प्राक केंद्रकों का संलयन, कॉर्टिकल रिएक्शन और फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियस। प्राक केंद्रकों के संलयन को हमने कैरियोगेमी कहा था, कोशिका द्रव्य के संलयन को प्लाज्मोगेमी कहा था। कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी दोनों को एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण कहा पिछले वीडियो में। तो अब हमने बात करते हैं कि ये जो निषेचन की स्टेप है, निषेचन की क्रिया कैसे संपन्न होती है। मानव की बात है, मानव के अंदर निषेचन की क्रिया यानी आंतरिक निषेचन पाया जाता है मानव में। तो सबसे पहली स्टेप है शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। शुक्राणु अंडाणु तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचते हैं? डियर फ्रेंड्स, मेनेस्ट्रियल साइकिल पाया जाता है मादा के अंदर, और जब मादा कामोन्माद अवस्था में होती है, उत्तेजन अवस्था में होती है, उस दौरान मैथुन की क्रिया, इस संभोग की क्रिया हो जाती है। तो नर द्वारा असंख्य शुक्राणु मादा की योनि में स्खलित किए जाते हैं, बाह्य जननांग तक पहुंचते हैं, और ये बाह्य जननांग से गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी या फिलोपियन ट्यूब तक जाते हैं, जहां पर अंडाणु के साथ संयोजित होकर के फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो देखते हैं पहला स्टेप। मानव नर द्वारा मादा की योनि में 3 से 5 ml वीर्य का स्खलन किया जाता है, जिसमें लगभग 400 मिलियन शुक्राणु होते हैं। 400 मिलियन में से 100 मिलियन शुक्राणु ही अंडवाहिनी तक पहुंच पाते हैं। 300 मिलियन शुक्राणु जनन मार्ग की अम्लता के कारण नष्ट हो जाते हैं। शुक्राणु गर्भाशय में कर्माकुंचनी गति द्वारा अंडवाहिनी तक पहुंचते हैं, और गर्भाशय में पहुंचने के कुछ समय पश्चात इनमें निषेचन की योग्यता आ जाती है, निषेचन योग्य हो जाते हैं, जिसे योग्यतार्जन कहा जाता है। योग्यतार्जन की क्रिया होती है। योग्यतार्जन में एक्रोसोम द्वारा एंजाइम का श्रावण किया जाता है। एंजाइम कौन से होते हैं? स्पर्म लाइसिन, हाइलोयूरोनाइडेज, एक्रोसिन, जो अंडाणु की झिल्ली को भेदने का कार्य करते हैं। इसको डायग्राम के माध्यम से समझे। ये जो प्रोसेस है, मैथुन क्रिया के द्वारा ये शुक्राणु स्खलित किया गया। ये शुक्राणु गति करते हुए गर्भाशय में पहुंचे। गर्भाशय की कर्मानुकुंचनी गति द्वारा यहाँ पर शुक्राणु का योग्यतार्जन हो गया, और कर्मानुकुंचनी गति द्वारा कहाँ पहुंच गए? फिलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं। अंडवाहिनी में जो अंडाणु है, ओवम है, यानी सेकेंडरी oocyte है, उसके साथ में फ्यूजन होता है, और यहाँ पर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी के एम्पुला पार्ट में संपन्न होती है। तो ये यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से निरूपित किया है। मादा जनतंत्र का पार्ट है। मादा जनतंत्र में ये शुक्राणु गति करते हुए कहाँ तक पहुंच रहे हैं? फिलोपियन ट्यूब में पहुंच रहे हैं। नंबर 2, दूसरी स्टेप में जब शुक्राणु फिलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं, तो पहुंचने के बाद ये अंडाणु के साथ संयोजित कैसे होते हैं, अंडाणु के अंदर प्रवेश कैसे करते हैं? ये देखो, ये एक अंडा है, ओम है, और इसके चारों तरफ ये शुक्राणु। अंडे की सतह द्वारा फर्टिलाइजिन और शुक्राणु के शीर्ष भाग द्वारा एंटी फर्टिलाइजिन का श्रावण किया जाता है, जो एक प्रकार की प्रोटीन, और इनमें वही क्रिया होती है जैसे विपरीत आवेशों के मध्य होती है।
एक दूसरे की तरफ ये आकर्षित होते हैं, तालाचाबी सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं, और ये आकर्षित होते हैं, अंडाणु की सतह पर चिपक जाते हैं, और इनमें से केवल एक ही शुक्राणु अंडाणु की भित्ति को भेदता है और अंदर प्रवेश कर जाता है। तो शुक्राणु के अग्रभाग में इस भित्ति को कैसे गलाया जाता है? शुक्राणु के अग्रभाग में जो एक्रोसोम है, अग्रपिंड है, उसके द्वारा स्रावित हाइलोयूरोनाइडेज अंडाणु की बाह्य परत, बाहरी झिल्ली जो होती है उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। इस कोरोना रेडिएटा को गलाने का काम कौन करता है? हाइलोयूरोनाइडेज। इसको जब गला दिया जाता है तो गलाने के बाद में आंतरिक भित्ति रह गई जिसका नाम है जोना पेलिसुडा। जोना पेलिसुडा को गलाया जाता है किसके द्वारा? एक्रोसीन द्वारा। ये अंदर वाली झिल्ली है जोना पेलिसुडा, जोना पेलिसुडा। तो कोरोना रेडिएटा को तो हाइलोयूरोनाइडेज द्वारा गला दिया जाता है, जोना पेलिसुडा को एक्रोसीन नामक एंजाइम द्वारा गलाने का काम किया जाता है, और शुक्राणु है वो अंडाणु की भित्ति को भेदकर अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दूसरी स्टेप कंप्लीट। इसके बाद में अगली स्टेप आती है कॉर्टिकल रिएक्शन। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करते हैं और प्रवेश के साथ ही अंडे की जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके नीचे कॉर्टिकल कणों में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और उन रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा क्या क्या परिवर्तन आते हैं देखते हैं हमने। अंडे की सतह पर निषेचन शंकु का निर्माण हो जाता है। जहां से शुक्राणु प्रवेश करता है वहां पर निषेचन शंकु बन जाता है। इस प्रकार से कोन का निर्माण हो जाता है ताकि यहां से दूसरा शुक्राणु और प्रवेश ना करे। दूसरे शुक्राणु के प्रवेश को रोकने के लिए निषेचन शंकु का निर्माण हो जाता है। नंबर 2, प्लाज्मा झिल्ली है वो किस में बदल जाती है? निषेचन झिल्ली में बदल जाती है। प्रोटीन संश्लेषण की दर बढ़ जाती है और प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता भी बढ़ जाती है। समसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है। समसूत्री विभाजन यानी मियोसिस सेकंड ही है, एक प्रकार का एज मियोसिस सेकंड भी होता है इसमें। इसके बाद लास्ट स्टेप में क्या होता है? नर और मादा युग्मकों के केंद्रकों का संलयन होता है, जिसको कहते हैं फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई, प्राक केंद्रकों का संलयन। प्राक केंद्रकों के संलयन की जो क्रिया होती है जिसमें नर और मादा युग्मकों के जो केंद्रक है वो आपस में संयोजित हो जाते हैं। संयोजित होकर के क्या बनाते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया में मियोसिस सेकंड यानी अर्धसूत्री विभाजन यहां पर सेकंड कंप्लीट होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट तो कंप्लीट हो जाता है अंडोत्सर्ग से, अंडोत्सर्ग के टाइम में, यानी ओवुलेशन जब होता है तो वो वास्तव में सेकेंडरी oocyte होती है, ओवम नहीं होता। लेकिन ओवम कब बनता है? निषेचन के समय। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कब कंप्लीट होता है? निषेचन के समय। तो ये बात हमने देखी। पहली स्टेज में शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचेंगे गति करते हुए, शुक्राणु का योग्यतार्जन होगा। दूसरी स्टेप में शुक्राणु का अंडे में प्रवेश होगा। प्रवेश एक्रोसोम द्वारा एंजाइम जो स्रावित किए जाते हैं उन एंजाइम्स के द्वारा इनकी भित्ति को गलाया जाएगा। भित्ति को गलाने के बाद में ये अंदर एंटर हो जाते हैं। पेनेट्रेशन की जो प्रोसेस होती है, अंदर प्रवेश करने के बाद जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन प्रारंभ हो जाती है। कॉर्टिकल रिएक्शन में कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं, जैसे प्लाज्मा झिल्ली का निषेचन झिल्ली में बदलना, अंडे की सतह पर निषेचन शंकु का निर्माण यानी फर्टिलाइजेशन कोन बन जाता है, प्रोटीन संश्लेषण की दर इंक्रीज होती है, प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता परमेबिलिटी बढ़ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और माइटोसिस या समसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है। फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई, लास्ट में दोनों के केंद्रकों का यानी स्पर्म और ओवम के जो न्यूक्लियस है उनका फ्यूजन होगा, और फ्यूजन की क्रिया के परिणाम स्वरूप जाइगोट का निर्माण होगा। ये जाइगोट आगे चलकर भ्रूणीय परिवर्तन द्वारा भ्रूण का निर्माण करेगा। निषेचन की क्रिया का क्या महत्व है इनके बारे में अपने देखें। निषेचन का महत्व है, डियर फ्रेंड्स, हमने देखा ओवुलेशन जब अंडोत्सर्ग होता है, यहां देखिए ये अंडाशय है, इस अंडाशय के द्वारा ये अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। ये वास्तव में अंडाणु नहीं है, सेकेंडरी oocyte है।
तो अंडोत्सर्ग की जब क्रिया होती है तब तक मियोसिस फर्स्ट ही होता है। मियोसिस सेकंड कब होता है? निषेचन के बाद। निषेचन की क्रिया जब होती है, जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में इंटर हो जाता है, सेकेंडरी ओसाइट को मियोसिस सेकंड हेतु प्रेरित करता है। नंबर 2, दूसरा महत्व अगर अपन देखें, अंडाणु को माइटोसिस द्वारा नए जीव के विकास को प्रेरित करता है। यानी जैसे ही युग्मनज का विकास निर्माण हो जाता है तो इसमें कौन सा विभाजन शुरू हो जाता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को प्रेरित करेगा ये। यानी कौन सी घटना होगी? क्लीवेज या विदलन की क्रिया होगी। विदलन की शुरुआत करता है। विदलन एक प्रकार का समसूत्री विभाजन ही है। अंतर केवल इतना ही है कि विदलन में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, आकार नहीं बढ़ता है। समसूत्री विभाजन में कोशिकाओं की संख्या और आकार दोनों बढ़ते हैं। तो माइटोसिस द्वारा नए जीव के विकास को प्रेरित करता है। माइटोसिस का मतलब विदलन द्वारा नए जीव को विकास को प्रेरित करता है। जाइगोट में माइटोसिस की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। गुणसूत्रों की संख्या नियत बनी रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लो अपनी बॉडी में गुणसूत्र कितने हैं? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी अपने अंदर हो गए और 23 जोड़ी मादा के अंदर है। नए जीव का जो निर्माण होगा उसमें 23 और 23 जोड़ी 23 जोड़ी का मतलब 46 और 46 आगे हम पीढ़ी में कितने हो गए? 92। अगर मान लो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तो ये गुणसूत्र 92 होते। फिर 92 के अंदर और जोड़ दीजिए 46। इस तरीके से संख्या बढ़ती जाती है। गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती है, जीव का आकार बढ़ता है। और जीव का आकार बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाएगा कि रोड पर चल नहीं पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि वर्तमान समय में 2n के बाद में 3n, 4n, 5n, 6n, ये जो फसलें विकसित की जा रही है गुणसूत्रों की संख्या बढ़ाकर, जिनकी आयु भी ज्यादा होती, जल्दी से फल सब्जियां खराब नहीं होते और साइज भी बड़ी हो रही है। गुणसूत्रों की संख्या बहुगुणिता के द्वारा, जिसको बहुगुणिता बोलते हैं, गुणसूत्रों का सेट बढ़ता है पूरा का पूरा। जैसे मान लो 23 जोड़ी है, 23 जोड़ी का मतलब 2n, 3n हो गया। 3n का मतलब क्रोमोसोम की संख्या डायरेक्ट कितनी हो गई? 69, 69 हो गई। 46 और 23 69 हो गए, तो इसका मतलब 3n। 4n का मतलब 23 को 92, 92 हो गए। अगर 92 गुणसूत्र होंगे तो जैसे मान लो ये बॉडी दिख रही है, इस बॉडी की डबल बॉडी हो जाएगी। गुणसूत्रों की संख्या बढ़ेगी तो शरीर का आकार बढ़ेगा। तो आकार बढ़ते बढ़ते तो ये तो स्थिति फिर अनकंट्रोल हो जाएगी, कोरोना वायरस की तरह। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए गुणसूत्रों की संख्या को नियत बनाए रखने के लिए हमें क्या करना जरूरी है? हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ये अलौकिक शक्ति द्वारा दिया गया, प्रदान किया गया, नेचर द्वारा प्रदान किया गया जीवों के अंदर एक विशेषता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या नियत बनी रहती है। क्यों? क्योंकि इस प्रक्रिया में जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन हो जाता है? अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुणसूत्रों की संख्या आधी बनी रहती है। जैसे मान लो नर के अंदर 23 जोड़ी है, 46 है, तो उनमें से 23 गुणसूत्र है। मादा के अंदर 46 है, उनमें से 23। आगामी जो तीसरा जीव बनता है, दो जीवों के संयोजन से तीसरा जीव बनता है, उसमें भी 46 बनता है। इस तरीके से गुणसूत्रों की संख्या नियत बनी रहती है निषेचन की क्रिया द्वारा। इस प्रक्रिया में द्वारा उत्पन्न जीव में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैव विकास। चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने प्रकृति की यात्रा, प्रकृति में कई स्थानों पर घूम घूम करके देखा और प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। डियर फ्रेंड्स, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत आज इस प्रकृति में देखने को मिल रहा है। बड़ी खतरनाक स्थिति जो उत्पन्न हो रही है, ये प्रकृति चाहती है। डार्विन ने कहा था योग्यतम प्राणी ही जीवित रह पाते हैं, और जो प्राणी अपने आप को सरवाइव नहीं करते उनको प्रकृति मार देती है। और वो स्थिति आज इस भयावह महामारी के अंदर देखने को मिलती है। महामारी की स्थिति के अंदर जो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाता है वो प्राणी योग्य नहीं है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत वर्तमान समय में लागू हो रहा है। तो इस प्रक्रिया द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। विभिन्नताएं क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें n गुणसूत्र तो माता से और n गुणसूत्र पिता से, दोनों अलग अलग जीवों से आते हैं। पहली बात तो दो जीवों के संयोजन से तीसरा जीव बन रहा है।
दूसरी बात, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज फेस्ट है, अर्धसूत्री विभाजन दो तरीके का है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फेस्ट जो है उसके अंदर एक स्टेज आती है पैकेटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, 5 स्टेप है प्रोफेज फेस्ट की। तो उनमें पैकेटीन जो स्टेज है उसमें एक घटना होती है क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। जीन विनिमय की घटना जब होती है उसमें जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। एक ही माता पिता से उत्पन्न सभी संतानें समान नहीं होती। तो निषेचन की क्रिया में शुक्राणु और अंडाणु का जब निर्माण होता है निषेचन से पहले, तो वहां पर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बने। इसका मतलब पैकेटीन स्टेज आई है, और पैकेटीन स्टेज आई है तो निश्चित रूप से जीन विनिमय हुआ है, और जीन विनिमय के कारण उनमें क्या उत्पन्न होगी? विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। डियर फ्रेंड्स, विभिन्नताओं का उत्पन्न होना जरूरी है, अन्यथा जीव अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इस प्रकृति के अंदर जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीव में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है तो जैव विकास के लिए उत्तरदायी हैं। इवोल्यूशन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लिंग निर्धारण में सहायता, हमने बताया मानव में लिंग निर्धारण की जो क्रिया होती है इसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसमें 22 जोड़ी तो नर और मादा में समान होते हैं। अब अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी 23 जोड़ी का मतलब 46, तो इसमें 22 जोड़ी तो समान है। मादा नर के अंदर देखें 44 प्लस XY, मादा के अंदर देखें 44 प्लस XX। अगर लिंग निर्धारण की क्रिया होगी तो इसमें 2 टुकड़े बनेंगे, 22 प्लस X, 22 प्लस Y। इसी तरीके से इसमें एक ही बन जाएगा 22 प्लस X। जब X और X आपस में संयोजित होते हैं तो लड़की का जन्म होता है, और Y और X आपस में संयोजित होते हैं तो नर उत्पन्न होता है, लड़के की उत्पत्ति होती है। इस तरीके से लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में ये सहायता करता है। और लास्ट में निषेचन शंकु के निर्माण में सहायता, निषेचन शंकु का निर्माण होता है इस प्रक्रिया के द्वारा, ताकि अन्य शुक्राणु अंडाणु के अंदर और प्रवेश न करे। तो ये अपने चैप्टर नंबर 32 इसी टॉपिक के साथ में कंप्लीट होता है।